Hi everyone, welcome to the Shrine of English. So, guys, today, first of all, I want to say that after so long, we are going to make a video. This video is going to be very useful for all those students who are planning to go abroad, especially Canada. These students who are preparing for IELTS and certain other exams by which they want to travel to abroad. With me right now, Aniket is sitting, who has just now returned from Canada. He will share some of his experiences. He will also tell you some of the most valuable informations which an aspirant who is planning to go abroad should know. I hope this video will be useful for you. Please have patience and watch. I'm sure you will like all the informations which we are going to do. If you have any suggestions, anything else related to this, you want other things, numbers are given on screen. You can call and talk to us anytime. Rest, I'll hand over to Aniket. Aniket is going to share some of his experiences. Let's see what he has to say. Thank you, sir. So, hello everyone. First of all, I want to say that I'm just a normal person. वही नॉर्मल बच्चा है जिसके सपने हैं कनाडा जाने के, जिसको पता नहीं है कि कनाडा जाके वो करेगा क्या, जिसका कोई पहले से अपना कोई कनाडा में नहीं है। वैसा ही मैं हूँ जिसने लोन लिया था, जो लोन लेके गया था। राइट। और मेरे को कोई मतलब ऐसा कोई बात दिखाने वाला नहीं था, तो मैंने ही सारी चीज़ें करी थी। और मेरा भी एक सपना ही था कि चलो कनाडा जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे कुछ। तो जैसे कि सब का सपना होता है कि कनाडा जाएंगे, एक अच्छी लाइफ होगी, और नो डाउट अच्छी ही लाइफ होती है वहाँ। यहाँ से जब मैं एयरपोर्ट पे गया था, यहाँ से फ़्लाइट ली, कनाडा में उतरा, और कनाडा में उतरने के बाद जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर गया, वैसे ही मेरे को एहसास हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। क्योंकि यहाँ हम तो यहाँ गैस चैम्बर में रहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में तो हम अब मेरे को कम से कम 15-16 साल हो चुके थे दिल्ली में। राइट। तो मेरे को आदत पड़ गई थी कि हाँ चलो केमिकल अंदर लेने की। मगर जैसे ही मैं वहाँ गया, वहाँ की सुबह की हवा या नॉर्मल कभी की भी हवा इतनी प्योर होती है कि लगता है कि कहाँ ही आ गए, मतलब जन्नत सी होती है। राइट। मैं कनाडा पहुँचा, वहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को यहाँ पता थी कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें होंगी, वहाँ जाके मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, वहाँ जाके मेरे को जॉब करनी पड़ेगी, वहाँ जाके मेरे को सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ेगी। मगर जो ग्राउंड रियलिटी होती है कि अच्छा वहाँ तुम गए, फिर वहाँ तुमने घर ढूंढा। यहाँ से हमारा ये होता है कि ठीक है जाएंगे, घर ढूंढ लेंगे, बट वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस होता है वो कम्प्लीटली ही अलग होता है। मतलब यहाँ ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि हाँ हमारे पास घर वाले हैं। जब तुम यहाँ से एयरपोर्ट पे बैठोगे, जब तुम्हारी फ्लाइट हो जाएगी, हवा में आ जाएगी, तुम्हें जब एहसास होगा कि यार अब 2-3 साल तक तुम घर वालों से नहीं मिल सकते। यहाँ क्या होता है, हम मनाली चले जाते हैं, 4-5 दिन के लिए जाते हैं, हमें फील ही नहीं होता हम घर से दूर है। राइट। बट वहाँ पूरा ही अलग होता है, और मैंने तो ग्राउंड रियलिटी देखी है वहाँ की क्या है, और वाकई में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो एक बार एक्सपीरियंस तो करनी चाहिए। जैसे वहाँ के अगर मैं स्कूल्स बोलूँ, पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या करने गया था। मैं जो ज़्यादातर सारे बच्चे करने जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने गया था एआई में, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से। तो मैंने दुरम में अप्लाई किया था और जॉर्ज ब्राउन में अप्लाई किया था। तो मेरे को दोनों के ऑफ़र लेटर्स आ गए थे। और एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ऑफ़र लेटर, जैसे जब मैंने लोन अप्लाई किया था तो ऑफ़र लेटर 30 डेज़ के अंदर हमको एक्सेप्ट करना होता है, मगर हम उसकी डेडलाइन आगे भी बढ़ा सकते हैं। ओके। मतलब इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती कि यार 30 दिन हो गए हमारा लोन नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। तो अगर आप एक अच्छा सा मेल लिख के कॉलेज को भेजते हैं तो वो 10 दिन 15 दिन की डेडलाइन आगे बढ़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि वो एक ही बार करेंगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 बार 2 बार कर देते हैं, क्योंकि मैंने खुद 2 बार अपनी डेडलाइन बढ़ाई थी। राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगा, those who are watching this video, you should know it's a general talk, so whatever we are talking it's general, but slowly we'll come to the point also. आपको हो सकता है कि कहीं ऐसा लगे कि यार ये सब तो नॉर्मल बातें ये कह रहे हैं। एक्चुअली में आपको बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। ये नॉर्मल बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसा इन्होंने बोला कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप ऑल अलोन हैं। शुरू में ये जो अट्रैक्शन है वो इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि नहीं मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन जब आप उस ग्राउंड पे उतरते हैं तो आपको एकदम से रियलाइज़ होता है कि कोई आपका सपोर्ट नहीं है। खाना पीना, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, कपड़े धोना, ये छोटी छोटी चीज़ें सडनली बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, ऐसे एक्सपीरियंसेस विच आर वेरी यूजफुल फॉर यू,
वी विल शेयर। तो वेट कीजिएगा प्लीज़। ये वीडियो तो सिर्फ आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में प्रॉब्ली वी वोंट बी एबल टू शेयर टू मच और टू मेनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, बट कमिंग सून आपको ये जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। Sorry, continue. I Yes, just sir. wanted to make them aware of it. And there is one thing as well, that when you first go to a new place, you enjoy very much. Like for the first 5-6 days, you will see कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। जैसे जो मेरी एज के बच्चे हैं उन्होंने पक्का GTA 5 या GTA San Andreas ये सब खेला होगा। तो उसमें जो हाईवे होते हैं वो डिट्टो वही हाईवे होते हैं जो हम गेम में खेलते हैं, और जो वहाँ है वही सेम ट्रक्स। तो एक अलग सी नॉस्टैल्जिया होता है कि यार ये चीज़ें तो हम देखते थे मूवीज़ में, गेम्स में, और ये सामने हो रही है। तो 5-6 दिन तो बहुत अच्छे जाते हैं, बट उसके बाद वही है कि धीरे धीरे याद आनी शुरू हो जाती है। बट अगेन वही चीज़ है कि अगर तुम कुछ सक्सेस पाना चाहते हो तो वो मतलब ऐसे घर बैठे तो मिलेगी नहीं, इतनी आराम से तो मिलेगी नहीं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी नई चीज़ों को अपनाना भी पड़ता है। तो अगर मैं शुरू करूँ फर्स्ट डे से, जब मैंने सोचा था कि अच्छा ठीक है आई विल गो टू कनाडा एंड आई विल स्टडी देयर, तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे सामने आई थी वो थी कि कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज जाऊँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। अब जैसे वहाँ बहुत सारे कॉलेज हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IELTS एग्जाम, सबसे पहली चीज़ आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि उनको दिमाग में ये उनको पहले ही क्लियर हो? पहले तो सर यही क्लियर हो कि तुमको जाना कहाँ है। ओके। अगर पैसों का सोचोगे, जैसे जनरली हम सोचते हैं कनाडा जाना है, हम बस ये सोचते हैं कनाडा जाना है, बट कनाडा जाकर करना क्या है? पढ़ाई किस में करनी है? सिर्फ अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि कनाडा जाना है, मगर करना क्या है वहाँ जाके? what you will do, like if you जनरल फिनोमिना ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, पार्ट टाइम जॉब करूँगा और मैं पैसे कमाऊँगा। मेरे को लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट तो यही माइंडसेट लेके जाते हैं कि उनका कोर्स सेकेंडरी होता है और प्राइम तो वो वहाँ पे जॉब के लिए जा रहे होते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि 1-2 साल में मैं जैसे अपना कोर्स कंप्लीट करूँगा मैं वहीं सेटल हो जाऊँगा। सोचते तो यही है, बट अब जैसे इसमें ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ये कि अगर मैंने कॉमर्स से करा है कुछ, ठीक है, और मेरा यही गोल है कि भाई कनाडा जाऊँगा, वहाँ एक चीज़ कोई पढ़ूँगा, उसके बाद वहाँ सेटल हो जाऊँगा, जॉब करूँगा। अब बहुत सारे अगर जैसे इनके पास जाते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, ये क्या करते हैं कई बार इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के किसी भी कॉलेज में डाल देंगे। मतलब वहाँ इतने सारे कॉलेजेस हैं कनाडा में, क्योंकि वहाँ वो एक हब है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो वहाँ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे कैंपसेस हैं, बट अगर कई बार ये होता है कि एजेंट भेज देता है और वो जो कॉलेज होता है वो कॉलेज नहीं होता, एक रूम होता है छोटा सा, और उस रूम में तुम्हें पढ़ा देंगे और तुम्हें डिग्री दे देंगे। तो उस डिग्री का फ़ायदा ही क्या? मतलब वहाँ जाके फिर तुम लेबर का ही काम करोगे, राइट? और वहाँ ज़्यादातर लोग लेबर का ही काम करते हैं, और वहाँ इतनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, इंस्टेड ऑफ आप लेबर में काम करो, क्योंकि लेबर में आपकी ग्रोथ तो होने नहीं वाली। बट अगर आप किसी MNC में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो वहाँ तो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, और बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो अलग अलग लोगों से मिलना भी होगा। तो सबसे पहले तो यही सोचो कि तुमको करना क्या है, कि कौन सा कोर्स तुम्हें करना है। क्योंकि आगे जाके अगर तुमने साइंस लिया है और तुम शेफ़ का कोर्स करने जा रहे हो तो कई बार दिक्कत आ जाएगी कि भाई तुम शेफ़ का क्यों कोर्स करने जा रहे हो। या अगर जैसे तुम PG डिप्लोमा करने जा रहे हो, तुमने BCA करी है, अब तुम मैनेजमेंट में जा रहे हो, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि कई बार वो रोक देंगे कि भाई तुम ऐसे कैसे मैनेजमेंट में जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही हमको सोचनी पड़ती है। और अगर मैं पैसों की बात करूँ तो पैसों की, अगर तुमने सोच लिया है कि तुमको कनाडा जाना है, तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको 20 लाख तक का लोन दे देते हैं विदाउट कोलेट्रल। उसमें कोलेट्रल तुम्हें देना ही नहीं पड़ता। ओके, कोलेट्रल एक बार बता दीजिएगा। कोलेट्रल कोई भी चीज़, जैसे गिरवी, जैसे अब तुम्हारे पास घर है तो घर तुम गिरवी रख दो, और मतलब हमें सिर्फ पेपर्स देने हैं उसके। हाँ, कि हमें अपने पेपर्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि somebody is planning to go abroad, from where he will manage the money. So money part you can, as he said that you can tie up with bank, और banks इसके लिए मतलब पेपर्स रखते हैं, और up to 20 लाख you are easily given। मतलब इसकी हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं इस लोन वाले की, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि मैं एक उसके लिए गया था, एक बैंक था, अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर उसने मेरे से
10,000 रुपये सिर्फ इस बात के लिए ले लिए थे कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेज देते हैं, आप 10,000 रुपये हमें दे दो, हम आपको लिस्ट भेज देंगे उस लिस्ट के लिए, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं था कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन से नहीं। तो सिर्फ उस लिस्ट के लिए उन्होंने बोला आप 10,000 भेज दो और फिर हम आपको लिस्ट भेज देंगे और उसके बाद आप आगे की जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। बट अगर मेरे को पहले ही पता होगा कि अच्छा ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं फिर 10,000 क्यों दूंगा, मैं और जगह भी तो जाने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और उसके बाद मैंने एक जो चीज़ देखी है कि आइल्स को ना बड़ा टफ बता रखा है। हाँ, मेन तो आई गेस जो भी हमारे व्यूवर्स इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, आई गेस देयर मेन कंसर्न इज हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। और गाइस विल टॉक अबाउट दिस हाउ यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ये कोई बहुत बड़ा मतलब हवा नहीं है कि जैसा लोगों ने बना रखा है और जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करते हैं कि वो कैसा सोचते हैं इसके बारे में। विल टॉक सर्टन टेक्निक्स, विल टेल यू कि उन टेक्निक्स की मदद से आप कैसे, चाहे आपकी इंग्लिश उतने अच्छे दर्जे की नहीं है फिर भी आप कैसे स्कोर कर सकते हैं और कम से कम आप इतने तो मार्क्स लेके आएँ। तो ये जो आइल्स वाला आप बता रहे हो इस पे थोड़ा सा ये एक बहुत बच्चों का यही फर्स्ट स्टेप होता है, अच्छा कनाडा जाना है, कॉलेज तो चलो ढूंढ लेंगे, पैसे भी कर लेंगे। बट ये आइल्स का एग्जाम, क्योंकि एक आइल्स का एग्जाम ही है जिसमें आप पैसे देके कुछ नहीं कर सकते। चलो आपने सोच लिया कनाडा जाने के, उसमें पैसे नहीं लग रहे। अगर तुमको कनाडा जाना है तो उसमें पैसे लगेंगे, मतलब जाने के लिए पैसा चाहिए। बट एक आइल्स ऐसा एग्जाम है जिसमें आप पैसा देके बैंड्स नहीं ले सकते। तो इसका बहुत बड़ा एक हवा बना रखा है कि बहुत मुश्किल है, ये है वो है। आप अगर खुद सोचो, अगर हिंदी का एग्जाम हो, हिंदी के एग्जाम में आपको बोला जाए कि स्पीकिंग करनी है, आप बहुत आराम से कर लोगे। वेरी ट्रू। अगर आपको लिसनिंग बोली जाए हिंदी की, बहुत आराम से कर लोगे। सेम विद गोज विद रीडिंग और राइटिंग, बहुत आराम से कर लोगे। क्यों? अब व्याकरण की तो जरूरत पड़ी नहीं हमको हिंदी के लिए, या हमने कोई अलग से ट्रेनिंग तो ली नहीं हिंदी के लिए। बस हमको ये था कि हम हिंदी बोल रहे हैं रोज तो हमको इजी पड़ रहा है। सेम गोज विद इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश रोज बोल रहे हैं तो हमको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि भाई अलग ये तुम कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि तुमको ट्रिक्स पता लग सके, तुमको मॉड्यूल पता लग सके। अच्छा ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इस वाले टाइप को ऐसे अटेम्प्ट करना है, इस वाले टाइप को ऐसे अटेम्प्ट करना है, इसलिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में हजारों पैसे खर्च कर रहा है तो वो लॉजिक नहीं है। आप सिंपल इंग्लिश भी सीख लो। आइल्स की कोचिंग भी अगर देखें तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको कुछ बेसिक ट्रिक पता लग जाए, जो कि अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे भी, आपको जान के हैरानी होगी कि बिना किसी स्पेशल कोचिंग के इन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि नहीं कोई स्पेशल अगर रिनाउंड इंस्टीट्यूट से हम कोई कोचिंग करेंगे उसके बाद ही एग्ज़ाम क्लियर होता है, तो ये भी एक मिथ ही है। आप इसको बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, बस आपको कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए। जैसा इन्होंने बोला कि आप हिंदी को लेके कितने ईजी हैं, वो ईजीनेस अगर आप इंग्लिश में कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट भी अगर आप ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे जाके जो बेसिक तैयारियाँ होती हैं, जैसे बात करना, लिखना, बोलना, ये सब तरह की चीज़ें, तो आइल्स के लिए बस आपको कोई कुछ टेक्निक्स जानने की ज़रूरत है और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। जैसे एक ट्रिक तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम स्कूल्स में हमारे ऐसे आते हैं, रीडिंग में हम ऐसे पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम पूरा ऐसे पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पाएंगे। बट आइल्स में ऐसा होता नहीं है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अगर हमको टॉपिक ये पूछा है, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये पूछते हैं कि भाई ये पैराग्राफ है, व्हाट वुड बी द मोस्ट सुटेबल टॉप हेडिंग फॉर दिस पैराग्राफ। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पहले की ऊपर की 2-4 लाइन पढ़ लो और नीचे की 2-4 लाइन पढ़ लो। उसके यही 8 लाइन के अंदर जो आपको सही लग रहा है कि ये होना चाहिए वो रख दो। क्योंकि वो आइल्स का एग्जाम है तो वो ऐसा नहीं बनाते कि भाई वो पूरा टॉपिक एक ही उस पर दे देंगे, पूरा पैराग्राफ एक ही टॉपिक पे दे देंगे। वो बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो कि यार इसका सही क्या होगा। बट वो सही जो होगा वो पहले की 4 और आखिरी की 4 लाइन्स में ही होता है। ओके, सो आप ये कह रहे हो कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, हाँ। फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे पहला पैराग्राफ है, आप पहला या दूसरे पैराग्राफ में ही पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। फिर उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, हाँ। तब तक आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले में क्या है। तो हो सकता है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकंड, तो इससे आपका टाइम सेव हो रहा है। नहीं तो बहुत बार लोग तो एक बार पढ़ते हैं उनको पहले समझ ही नहीं आता,
फिर वो दोबारा से पढ़ते हैं और क्वेश्चन तक तो वो पहुँचे ही नहीं होते। जब वो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो वो तब तक पैराग्राफ भूल चुके होते हैं, या जैसा इन्होंने कहा कि उसमें इतनी इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि वो ढूंढ के निकालना ही मुश्किल है। और उसमें हमको रीडिंग में एक और बात बता देता हूँ, 3 ऐसे मिलते हैं, एक होता है इजी लेवल, फिर मीडियम, फिर हार्ड। हार्ड तो फिर तुम हार्ड तक पहुँच नहीं पाओगे अगर तुम कुछ टेक्निक्स यूज़ ना करो। ओके। तो अब जैसे एक होता है, एक हमें समझ लो क्वेश्चन आया कंट्री के ऊपर, उस कंट्री का नाम दे दिया इंडिया। अब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इंडिया वर्ड ढूंढो कहाँ है। ओके। वो इंडिया वर्ड जहाँ है उसकी एक लाइन पढ़ लो, बस वही उसका आंसर होगा क्वेश्चन का। तो इतना पूरा पढ़ने, मतलब यही सारी ट्रिक्स होती हैं जो हेल्प करती हैं क्रैक करने में आइल्स एग्ज़ाम। इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। बस ये है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिले, सही टीचर मिले, तो आराम से बंदा 30 दिन या 45 दिन में बहुत आराम से क्रैक कर सकता है। आज की वीडियो हम बहुत लंबी नहीं करते क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज में, ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली, यू कैन राइट इन हिंदी और पंजाबी और एनी लैंग्वेज, बिकॉज वी हैव पीपल हु कैन ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज हियर. So write your questions in comment section so we know that what exactly you are looking for. And the second most important thing what I want to tell you, that in coming videos we will discuss specifically that if you are planning for IELTS exam or for Canada, so what exactly you need to do in order to crack this exam very nicely. और हम आपकी मदद सिर्फ इस एग्ज़ाम क्रैक करने तक नहीं करेंगे। जो ये सेशन हमने शुरू किया है इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जब आप उस कंट्री में जाएं तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने बात की थी कि वहाँ घर ढूंढने में होती है। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर कोई आपका रहता नहीं है तो आपको कितने डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, कौन से एरिया में आपको घर खोजना चाहिए या क्या खोजना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बहुत तरीके से बात करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तभी हो सकती हैं कि अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखें, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो इस नोट के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर रोकेंगे। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि मैं, मतलब मेरे को आप ऐसा ना समझे कि भाई ये तो बंदा अलग ही है कुछ, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हमको कनाडा जाना है, आप क्या करेंगे, वहाँ के बंदे हैं उनसे बात करेंगे, बट मैं आपको बता दूं वहाँ के बंदे आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे जितनी मैं कर पाऊंगा। मैं कोई मतलब वो नहीं बोल रहा कि भाई मैं भगवान हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ या ऐसा कुछ, बट वहाँ के बंदे इतने बिजी होते हैं कि पहले वो अपना कॉलेज का काम करते हैं, उसके बाद वो अपना पार्ट टाइम करते हैं, उसके बाद उनको अपना खाना भी बनाना होता है डेली। इवन वहाँ आप जाओगे, आप झाड़ू भी लगाओगे ना तो आपको फील होगा अच्छा झाड़ू में भी इतना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ कभी लगा ही नहीं है। बर्तन भी धोगे तो वहाँ उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आप आज मैसेज करोगे, आपको कल पता लगेगा, कल वो देखेगा, और ऊपर से आप आज सुबह करोगे वो रात में सो रहा होगा या काम कर रहा होगा, आपको बाद में मैसेज मिलेगा। यहाँ आप अगर मैसेज करोगे तो मैं यहाँ ही हूँ, मैं तो वहाँ, मतलब मैं वहाँ होके आ चुका हूँ। राइट। तो बहुत सारे सर आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी वो हेवन वाली, कि जो गया नहीं उसे क्या पता, और जिसको पता वो आया नहीं। अगर आप वो बोल सके तो बहुत अच्छा हो। नहीं, वो लाइन कुछ इस तरह से थी, स्वर्ग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो स्वर्ग है वो लौट के आए नहीं, हाँ, और जो है उनको वहाँ का कुछ पता नहीं, तो वो थ्योरीज बनाते रहते हैं। यहाँ पे बस फ़ायदा यही है कि ये पर्सन जाके रह के और वापस आके इंडिया में फिर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि जो वहाँ चले जाते हैं और सेटल हो जाते हैं वो तो वापस आके बताते ही नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं। और जो गए ही नहीं हैं, जैसे मैं तो गया ही नहीं हूँ वहाँ, तो मैं एग्जैक्टली आपको वहाँ के बारे में क्या बताऊँगा। तो ये एक आपके लिए एडवांटेज है। आई एम श्योर कि इन कमिंग वीडियोज़ यू विल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशंस। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर स्मॉल कॉन्वर्सेशन, नॉट स्मॉल, इट्स क्वाइट लेंदी, बट अगर आपके फ़ायदे का है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you so much for watching us, and see you soon. Bye bye. Take care. Yes.